Okay, now let's get started there. So class 11th हम एंट्रोपी का पार्ट कर रहे थे. We did till entropy in an isothermal reversible process last topic. अब आगे लिखिएगा. What was the point number, बच्चे? Well, I have to start with 15th. Okay, now the 15th one. Entropy during adiabatic expansion. तो डेल्टा एस होता है क्यू अपॉन टी के इक्वल. अब बता बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका क्यू क्या हो जाता है? जीरो. तो क्यू जीरो तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? जीरो. तो ऐसे प्रोसेस जहां पे मतलब डेल्टा एस जीरो हो जाता है तो उसे हम आइसो एंट्रोपिक कहते हैं. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? आइसो एंट्रोपिक. ओके फाइन. नेक्स्ट है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी आपकी एंट्रोपी जीरो है. नाउ डेल्टा एस टोटल is equal to delta S system plus delta S surroundings. In a reversible process, ध्यान से देखो मैं क्या लिखवा रही हूँ. डेल्टा एस टोटल जीरो होता है बेटा. जो हमने कल लिखा था, काइंडली कम टू दैट पॉइंट. एंट्रोपी ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैंने लिखा था डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. वो था डेल्टा एस सिस्टम, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. समझ में आ गई मेरी बात बच्चे? जीरो क्या होता है? डेल्टा एस टोटल. सिस्टम का नहीं हुआ जीरो. कल का जो फॉर्मूला था वो ये था. समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो टोटल जीरो होता है बेटा. दैट्स 17. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट में आए. फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब जरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब पहले आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ. कोई भी प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स बना सकता हो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और जो प्रोडक्ट नहीं बना सकता हो, बेकार में आपने यूज किया रिएक्टेंट वगैरह मगर कुछ नहीं मिला, उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिजल्ट दे. नॉन स्पॉन्टेनियस जो मेहनत सारी खराब हो गई, मैम कुछ नहीं मिला, तो दैट्स नॉन स्पॉन्टेनियस. गॉट इट? तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में रिमेंबर बेटा, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव. यानी हमेशा +20 +30 +40 ऐसे आएगा, माइनस में नहीं आता. ओके. और अगर कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बैलेंस हो जाए, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. 1 सेकेंड. तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें, जब बैलेंस हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में, तो कहते हैं तब डेल्टा एस टोटल जीरो हो गया. तब कोई एंट्रोपी, क्योंकि बैलेंस हो गई ना एंट्रोपी, जितनी रिएक्टेंट की तरफ है उतनी प्रोडक्ट की तरफ है. तो डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाता है. और अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे मैंने आपसे बोला था, फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होता है.
डन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? तो अब इसी के बेसिस पर अब न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो फॉर्मूले बेटा जो हमने जो पढ़े हैं जरा एक मिनट एक तरफ कर लें। हमने एक आइडल फॉर्मूला पढ़ा है इसका, Q/T। अगर डेल्टा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन है, वेपराइजेशन है, या फ्यूजन है, तो हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा H/T करके, डिपेंडिंग डेल्टा H क्या है, फ्यूजन है तो डेल्टा S भी फ्यूजन का निकलेगा, वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन, सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास थे। फिर हमने एक करा था डेल्टा एस का फॉर्मूला, दैट वाज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इजंट इट? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से? दैट इज 2.303 NR log V2/V1 या P1/P2 और P1/P2। ठीक है। फिर बेटा ये जो हमने लास्ट में फंडामेंटल्स पढ़े हैं ना, ये पॉजिटिव टोटल, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस नेगेटिव, और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, जो मैं ये बोल रही हूँ कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कौन सा? टोटल, सिस्टम की नहीं। टोटल कैसे निकलती है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी ऐड करके। तो अभी हम टोटल की बात कर रहे हैं। हो सकता है सिस्टम की कुछ हो, लेकिन जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल जाए तो आंसर क्या आए? नेगेटिव। और जब सिस्टम सराउंडिंग मिल जाए, यहाँ क्या आता है आंसर? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? साइक्लिक के लिए 0 बच्चे, जो हम भी हमने पढ़ा, साइक्लिक के लिए डेल्टा एस 0, एडियाबैटिक के लिए डेल्टा एस 0, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल 0 होती है, मगर सिस्टम की 0 नहीं होती। दैट वुड कैलकुलेट बी कैलकुलेटेड एज Q रिवर्सिबल अपॉन T डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है। तो अब बेटा अब हम करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इसके। चलिए क्वेश्चन 1 नाउ। सेज दैट, लिखिए बेटा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स when 1 mole of water in the liquid phase is formed under standard conditions। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, 1 मोल, एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। पता है कुछ जगह बेटा आज की डेट में स्टैंडर्ड में जो प्रेशर है ना, वो 1 बार भी ले लिया जाता है। ठीक है। फिर फिलहाल इस कंप्लीट दिस क्वेश्चन जरा ये करते हैं। चलिए बेटा कराइए। एंट्रोपी चेंज निकालना है, डेल्टा एस हमें यहाँ पे निकालना है ऑफ दिस सिस्टम, जिसमें हमारा जो वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है। तो इन्होंने कहा कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग्स व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म कब होगा? जब H2+O2 होगा। बोलो। तो इसके दौरान डेल्टा एच आपकी कितनी लग रही है? दैट इज -286 किलो जूल्स पर मोल। बैलेंस किया तो यहाँ आ गया हमारे पास हाफ।
अब बताओ यहाँ पे हमारे पास क्यू सिस्टम कितना है? -286 किलो जूल्स पर मोल। अब एक मिनट जरा सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो। जब आपका पानी बन रहा है तो एंथैल्पी कितनी है? -286 किलो जूल पर मोल। यानी तब ये सिस्टम के अंदर है। जो सिस्टम के अंदर की एनर्जी है बेटा, वही तो बाहर निकलती है। तो बताओ, अगर क्यू सिस्टम इतनी है तो क्यू सराउंडिंग्स कितनी हो गई? सिर्फ साइन पलट दो और आंसर लिख दो, +286 किलो जूल्स पर मोल। समझ में आई आप लोगों को? तो दे आर आस्किंग यू कि कितनी सराउंडिंग्स में हमारी एंट्रोपी गई। अब इतना बताओ, एंट्रोपी चेंज जो सराउंडिंग से लिंक है, उसके लिए मुझे क्यू सराउंडिंग चाहिए। भाई एंट्रोपी अगर मुझे सराउंडिंग सिस्टम की चाहिए होती तो मैं -286 लगती, लेकिन इन्होंने सराउंडिंग की मांगी है, तो यही एनर्जी जो सिस्टम के अंदर है बाहर निकल जाती है बनने के बाद। जो जितना भी हमारी यहाँ पे इवॉल्व हुई वो इतनी थी, अब वो बाहर जाके इतनी हो गई, +286। तो डेल्टा सराउंडिंग्स विल बी क्यू सराउंडिंग्स। मतलब जो जिसका भी डेल्टा एस निकाल रहे हो उसी का क्यू रखो। तो दिस इज +286। अच्छा बताओ, टेम्परेचर स्टैंडर्ड का कितना होता है? एग्जैक्टली 298। तो ये जो भी आंसर आएगा दैट्स गोइंग टू बी दी वन। आई बात समझ में आप सबको? ओके, क्या आ रहा है बेटा आंसर? 0.9595 किलो जूल्स ना। 10 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर केल्विन करके भी छोड़ सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है बेटा क्यू सराउंडिंग का, जो आपने सीखा कि मैम क्यू सराउंडिंग कैसे निकलती है। जो सिस्टम की होती है उसी की अपोजिट करके लिख दो, दैट इज क्यू सराउंडिंग्स। ठीक है, आगे बढ़े। सुनाओ क्वेश्चन 2 यार, करो करो, आई एम गिविंग यू। प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी increases or decreases. A liquid crystallizes into a solid. लिक्विड बेटा अगर किसी सॉलिड में क्रिस्टलाइज हो जाए, एक बात बता बेटा, इंडिपेंडेंट एटम्स कहाँ मिलेंगे? लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर अगर पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट है तो उनकी एंट्रोपी एग्जैक्टली इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, मोर होगी। ठीक है, और इसकी एंट्रोपी सॉलिड में आने के बाद, हाँ, मतलब कम हो जाए, मतलब लेस होगी, इजंट इट? तो जब कोई चीज मोर टू लेस हो रही है तो इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। आगे बात समझ में? ऐसे सोचना है। तो आई एम गिविंग यू द सेकेंड वन, सोच के बताना। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई सॉलिड होगा, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, रेस कर दिया। पहले 0 केल्विन था, अब कर दिया 115 केल्विन। अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड ज्यादा टाइट हो जाते हैं या टूट जाते हैं? टूट जाते हैं ऑब्वियसली, तभी तो चीज बॉईल होती है। या कोई भी चीज कैसी भी होती है, सॉलिड, सॉलिड में भी ऐसी होता है। तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीजेस, बिल्कुल। तो ऐसे समझो, एक सॉलिड जो 0 केल्विन पे था, वो ही सॉलिड अब जब आगे ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो। ठीक है, थर्ड नाउ में आए। 2 times of NaSCO3 solid, Na2CO3 solid, CO2 गैस, और H2O भी वेपर के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। नो सजेस्ट, एंट्रोपी बढ़ी, कम हुई, क्या हुई, कैसे?
क्योंकि ये सॉलिड है, कम से कम कोई तो गैस बन रही है। सॉलिड से गैस जब कोई चीज कन्वर्ट होती है, पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। H2 गैस 2 टाइम्स ऑफ H गैस, यानी ये मॉलिक्यूल था, अब ये एटम में आ गया। ये मॉलिक्यूल थे, अब ये क्या बन चुके हैं, एटम, है ना। तो बताओ, मॉलिक्यूल बंधा हुआ होता है या एटम बंधा हुआ होता है? मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होते हैं, एटम तो आजाद होता है। तो आप बताइए, एंट्रोपी इंक्रीजेस। एटम फ्री है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ऐसे सोचो, ये H और H है, और ये दोनों H और H ऐसे, ठीक है। करें आगे। For oxidation of iron, 4Fe solid plus 3O2 gas, 2 times of Fe2O3, ये आ गया सॉलिड। Entropy change is -549.4 joules per Kelvin per mole at 298 Kelvin. In spite of negative entropy change of this reaction, why is the reaction spontaneous? पहले जो मैं समझा रही हूँ समझो। क्वेश्चन पढ़ा, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस सिस्टम, एंट्रोपी चेंज कितना दे रखा है, -549। तो ये एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस है, किसका, सिस्टम का, सराउंडिंग्स का, या टोटल? पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, पता चल जाएगा। सिस्टम का, सराउंडिंग्स का, या टोटल? बिल्कुल सिस्टम, एक ही तो रिएक्शन हो रही है बेटा, सिस्टम का हुआ। तो हम कहेंगे डेल्टा एस सिस्टम कितनी है हमारे पास, -549.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब बात करते हैं डेल्टा एस। अभी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले रुको। इंस्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चाहिए, कह रहे हैं सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव आ रही, तो फिर आप इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कैसे कह सकते हैं? भैया, आप तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब इस रिएक्शन को तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और अगर एंट्रोपी नेगेटिव आती है, हमने पढ़ा था वो चीज क्या होती है। हाँ, तो लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जरा फिर देखो, मैंने इसलिए इस बात पे कहा था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है बेटा, तब जाके नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या ये डेल्टा एस टोटल नेगेटिव दे रखा है हमें? हमें तो डेल्टा एस सिस्टम दे रखा है। हम ये प्रूफ करेंगे कि देखो भाई, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ रहा है। हम क्या प्रूफ करेंगे, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा एस टोटल क्या आता होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने इसमें पढ़ा था कि
कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो ही रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो हम इस चीज को प्रूव करें, समझ गए। तो चलो हमें ये प्रूव करना है। बताओ डेल्टा एस सिस्टम कितना है, -549.4 किलो जूल्स पर, सॉरी जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब हमें बस किसी तरह से डेल्टा एस सराउंडिंग मिल जाए तो हमारे पास डेल्टा एस टोटल आ जाएगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज क्यू अपॉन टी। अब फिर से सिस्टम ने कितनी एनर्जी ली है, -1648 × 10⁻³ तो कितनी एनर्जी सराउंडिंग्स पर गई है, +1648 × 10⁻³ किस टाइम पे गई है, स्टैंडर्ड बताओ। क्योंकि देखो उन्होंने ये सिंबल जो दिया होता है ना बेटा, नॉट वाला ऊपर, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अगर कभी टेम्परेचर मेंशन ना हो तुम ये यूज करोगे। और बाकी आ गई -549.4। इस पूरे को इवेल्युएट करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, लेट मी राइट दैट डाउन, बस एक मिनट। डेल्टा इज टोटल, just the numbers beta that I have just calculated. It's coming out 5530.2 और ये था हमारे पास -549.4। This is whole coming out +4980.6 joules per Kelvin per mole. My target is, बस इतना देखो क्या डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है। Therefore, the above reaction is spontaneous। यानी किसी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना या नहीं होना टोटल एंट्रोपी के ऊपर निर्भर करता है, सिस्टम या सिर्फ सराउंडिंग को देखकर हम नहीं कह सकते। गॉट इट डियर। यहाँ का बेटा आपका जो रह गया जरा देख लीजिए इस पेज का। हीट वेट इसमें कुछ रह गया हो तो फोर नाइन, कोई बात नहीं, इतने से चलेगा। एटन पूरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता ना बेटा कई बार कैलकुलेटर, इस वजह से हो जाता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सो नाउ द नेक्स्ट वन, फॉर द रिएक्शन 2 times of Cl gas, Cl2 gas, what are the sign of delta H and delta S? अच्छा ये बताओ, 2 times of Cl is giving you Cl2, isn't it? तो ये तो दो एटम्स हैं जो क्या बना रहे हैं। सबसे पहले एंट्रोपी के बारे में ही बता दो। एग्जैक्टली, एंट्रोपी डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज बच्चे प्रॉब्लम ये है कि एटम्स आजाद थे, मॉलिक्यूल बंध गए। जब बनती है कोई चीज एंट्रोपी की रैंडमनेस यानी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कम हो जाता है, तो इसलिए एंट्रोपी डिक्रीजेस। अब बात करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच ये बताना है एनर्जी बाहर निकली या एनर्जी अंदर है, हमें ये देखना है एनर्जी बाहर निकली या एनर्जी अंदर आई। नो रिमेंबर दो एटम्स ये हैं, दूर है, तुम इन्हें क्लोज लाके यूं आपने इनके बीच में बॉन्ड बनवा दिया, क्लोज लाए। क्लोज तभी लाए होंगे जब एनर्जी बाहर निकली, क्योंकि इनके बीच में क्या भरी पड़ी है, एनर्जी। जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक ये दोनों पास नहीं आएंगे। इसका मतलब एंथैल्पी यहाँ पे
नेगेटिव है, यानी ये भी, इसका साइन नेगेटिव है और एंट्रोपी का साइन भी बेटा नेगेटिव है। समझ गए? एनर्जी जब रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। करें? तो पुट डाउन दी हेडिंग गिव्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले बेटा इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल जी। सेकंड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करा? नाम के अंदर ही है, जे विलियर्ड गिब्स। अब ये होता क्या है? इसे यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सिस्टम की या किसी, हमारे पास किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी सपोज 100 किलो जूल्स है। हमने क्या किया, उस एनर्जी को किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। 80 कन्वर्ट हो गई मगर 20 वेस्ट हो गई। 100% कभी भी बेटा 100% कन्वर्जन ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। तो जितनी इस्तेमाल हो जाती है, कन्वर्ट होने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाती है, उसे हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, द यूजफुल एनर्जी। और जो वेस्ट हो गई वो तो कोई, उसका कोई नाम नहीं। गॉट इट? तो ये वो होती है जो एनर्जी सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाती है। जरा लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग a process that can be converted into useful work। अब जी का फॉर्मूला होता है बेटा H-TS। क्योंकि हम डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं, एस नहीं, क्योंकि हम डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, एच नहीं, तो इस वजह से हम डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे, जी नहीं। तो इसे हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कई बार आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। न्यूमेरिकल्स तो है ही मगर ऐसे भी आते हैं। डेल्टा जी क्या है इसमें? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। और टी क्या है बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन।
डन डियर, यहां तक हो गया। नाउ द फिफ्थ पॉइंट डियर, मैक्सिमम वर्क डन बच्चे। देखो मैक्सिमम वर्क डन का मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट वाज हाँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो इसका फॉर्मूला था बच्चे -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब इसी वर्क डन को जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है। क्यों बच्चे बताओ जरा, लिंक क्या हो गया? क्योंकि जितना भी वर्क डन होगा वो कितना यूजफुल है, कितना मैक्सिमम हुआ कि ताकि यूजफुल एनर्जी इस्तेमाल हुई, कन्वर्ट हो गई सक्सेसफुली एनर्जी, दैट वाज डेल्टा जी ओनली। तो डेल्टा जी को भी हम मैक्सिमम वर्क डन में काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कोई अगर आपसे पूछे कि निकालो इसके अंदर फ्री एनर्जी चेंज या फिर मैक्सिमम वर्क डन, तो डेल्टा जी का मैक्सिमम वर्क डन आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा जी अगर बेटा नेगेटिव निशान का होगा तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ये रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस में ही वर्क डन मैक्सिमम होगा। लिखिए डेल्टा जी इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन। -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। जैसे वर्क डन होता है, तो अब मैं डेल्टा जी करूंगी, नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आया, एक अंदर का माइनस आ गया। इसे पॉजिटिव मत करना, अभी मैं बताऊंगी इसमें करना क्या है। मैं अगर, क्योंकि बेटा देख प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव क्या बना दूं तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। यानी आप जो रिवर्स, जो आप मैक्सिमम वर्क डन का बता रहे हो हमें, ये तो स्पॉन्टेनियस है ही नहीं, इसमें प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, आप गलत बता रहे हो। तो नेगेटिव निशान तो डेल्टा जी का मेंटेन ही करना है, तो अंदर का लॉग चेंज कर दो, यानी 2.303 nRT लॉग V1 अपॉन V2 कर दो, क्योंकि V1 अपॉन V2 जब करते हो तो माइनस आएगा, माइनस अंदर वाला माइनस जो जनरेट हुआ लॉग को उलट पुलट करने में वो इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा और बाहर वाला माइनस बच जाएगा। तो इस वजह से ये नेगेटिव निशान भी बचेगा, हमारे स्पॉन्टेनियस वाली बात भी रह जाएगी, और हमारा डेल्टा जी मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला भी बच जाएगा, बन जाएगा। इज दैट क्लियर है? तो ये होता है, कभी भी आपसे कहें डेल्टा जी के टर्म में मैक्सिमम वर्क डन दिखाइए तो ये फॉर्मूला लगे। डन। लिखिए इट इज अ स्टेट फंक्शन, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना, पाथ फॉलोड पे नहीं। इट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, कितना मैटर भरा पड़ा है सिस्टम के अंदर उसे कहते हैं। अब स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव और डेल्टा जी जीरो। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ उल्टा है बेटा, ठीक है, एंट्रोपी के मुकाबले। और डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में। नाउ अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी नहीं निकाल सकते,
cannot be calculated, but change is determined. It will be इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा, मिनिमम नहीं बोलते इन चीजों को। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, तो एनर्जी चेंजेस कुछ हुए नहीं। ऑब्वियसली जब एनर्जी चेंजेस नहीं है तो कैसे होगा? बट कंडीशनल होता है, अगर उन्होंने कोई और कंडीशन लगा दी माइट बी। थर्मोडायनेमिक इज अ वर्ड ऑफ कंडीशंस, या इट्स नॉट इन, आप रट नहीं सकते इसका आंसर। वो जो कंडीशन लगा रहे हैं, इफ दे आर सेइंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, अब सोच आइसोथर्मल वर्ड हटते ही रिवर्सिबल का कंडीशन कुछ और हो गया। तो एक वर्ड आने से एक वर्ड जाने से कंडीशन बदल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो नो परमानेंट आंसर बच्चे, ठीक है। ओके डियर, ओके बच्चे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब जैसे हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये है, तो टी को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर हम कहते हैं, तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0। तो अगर 0 हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को रखा, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकाल रहे हैं, डेल्टा एस। तो टी इक्विलिब्रियम कितना आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the spontaneity of the process। देखो ऐसे बनाना, डेल्टा एच डेल्टा एस केल्विन टेम्परेचर मतलब, और डेल्टा जी, और यहाँ लिखना प्रिडिक्शन। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, एक में सब लोग बोर्ड पे देखो, अभी बाद में बनाना। मैंने आपको दिया डेल्टा एच नेगेटिव, ये आपको दे दिया मैंने पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया एन, ये कंडीशन आपको गिवन है। अब आपकी इक्वेशन है, अभी मैं ऐसी कर रही हूँ, उतारो मत, ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एच, ये तुम्हें करना है जो मैं यहाँ कर रही हूँ। आपको क्या दिया डेल्टा एच बेटा, नेगेटिव, मतलब कुछ भी है, -50 -100 हमें नहीं पता, नेगेटिव है। अब इन्होंने डेल्टा एच क्या दिया, पॉजिटिव। अब सुनो, डेल्टा एच को कहते हैं एंथैल्पी फैक्टर, और पूरे 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 का पूरा टी इंटू डेल्टा एच को कहते हैं एंट्रोपी फैक्टर। अब एक बताओ, अगर ये हमारा जो नेगेटिव साइन वाला ये है जो डेल्टा एच है, और इधर ये नेगेटिव टी है, जब ये नेगेटिव टी इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, एल्जेब्रा नेगेटिव आएगा। तो इस यानी पूरा एंट्रोपी फैक्टर, बताओ अब समझ में आ रहा है, पूरा एंट्रोपी फैक्टर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंथैल्पी फैक्टर इज ऑल्सो
डेल्टा जी क्या होने वाला है? दो नेगेटिव नंबर्स जब ऐड होते हैं तो आंसर क्या आता है नालायकों, मैथ्स भूल गए? दैट्स व्हाट, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आया। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, दैट्स द पॉइंट, दैट इज स्पॉन्टेनियस। आई बात समझ में, कैसे आंसर्स देने होंगे? ओके, तो आई विल गिव यू द थिंग्स। आपको यहाँ पे इस गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के ऊपर उसे रखकर बस ये बताना होगा कि डेल्टा जी का साइन क्या आने वाला है। समझ में आई बात? ओके, सो आई एम गिविंग यू द अदर वन, जरा करके बताओ। बेटा प्लीज चुप हो जाओ। ओके, लेट्स गो विद दैट। पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी। अब यहां आप बताओ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंथैल्पी फैक्टर पॉजिटिव है, एंट्रोपी फैक्टर नेगेटिव है। एंट्रोपी फैक्टर में डेल्टा एस नेगेटिव है तो पूरा एंट्रोपी फैक्टर माइनस माइनस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी, तो दिस इज पॉजिटिव, यानी समझ में आ गई बात कैसे करना है? ये न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा बेटा ये चार्ट, मैं आपको बताऊंगी कैसे, बट फिलहाल पहले आप इस चार्ट को पूरा करो। अब आई एम गिविंग यू दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और टेम्परेचर दे दिया मैंने आपको लो। अब ये सुनो जरा, चल बता बेटा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कम ऑन सजेस्ट मी। डेल्टा एच, डेल्टा एस, नेगेटिव नेगेटिव। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब तो साइन कंफ्यूजन है, क्योंकि मैम हमने तो ये पढ़ा है अलजेब्रा में, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसका साइन आता है, इजंट इट? तो बता टी क्या दे रखा है? लो। लो मतलब पूरा एंट्रोपी फैक्टर की वैल्यू लो है कंपेयर टू द एंथैल्पी फैक्टर डेल्टा एच। तो इसका मतलब अगर डेल्टा एच की वैल्यू यानी हाई है और इस पूरे की फैक्टर की वैल्यू लो है, अब बता साइन क्या आएगा? नेगेटिव, और प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात? ये टेम्परेचर करो, वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को या तो हाई करेगा या लो बनाएगा, एंट्रोपी फैक्टर को यानी, ठीक है? उसके हिसाब से आप समझ जाना, लो है, समझ जाना एंट्रोपी फैक्टर इज लोअर देन दी एंथैल्पी फैक्टर, तो जो एंथैल्पी फैक्टर का साइन होगा वो आएगा। अगर मैं हाई लिख दूंगी समझ जाना उसका फैक्टर का मैग्नीट्यूड हाई, जैसे मैं नेक्स्ट करने वाली। ओके, फिलहाल मैं इसे यहां से थोड़ा नीट करने के लिए इसे मिटा रही हूँ, क्योंकि ये रफ वर्क में जाता है बेटा सारा काम, ठीक है? और यहाँ आगे हमारे पास ये नेगेटिव, same chart in the same coordination, okay? You don't need to copy that down again and again. चलो, अब ये आ गया नेगेटिव नेगेटिव हाई। ओके, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बताओ। ये नेगेटिव हुआ, डेल्टा एस क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद वन माइनस टू नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस। ओके, अब बताओ ये हाई है और ये लो है, तो साइन क्या आने वाला है? पॉजिटिव। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का नाम फीजिबल और नॉट नॉट फीजिबल भी होता है। ओके, लेकिन ज्यादातर बेटा नाम यही चलता है। नाउ द नेक्स्ट इज दोनों पॉजिटिव और ये हो गया लो। कम ऑन सजेस्ट मी। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव,
इसका मैग्नीट्यूड लो कह दिया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? हम्म। और आपको पता है मैं लास्ट कंडीशन क्या रखने वाली हूँ? बताओ। नहीं, कंडीशन। या पॉजिटिव पॉजिटिव विद हाई टेम्परेचर, तो ये अपने आप नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस। ओके डियर, समझ में आई बात? अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स होंगे मगर हम आज से शुरू नहीं कर सकते। आई स्टार्ट फ्रॉम 14th एंड एज आई टोल्ड यू देयर वर 3 सक्सेसिव डेज एंड आई टोल्ड यू पहले दिन यानी कल आपका होगा आईयूपीएसी का कौन सा टेस्ट? सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक का, जिसमें एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं आएंगे, एरोमेटिक और साइक्लिक। सेकेंड स्टेज पे एरोमेटिक यानी 15 पर, सॉरी 12th को इट्स एरोमेटिक एंड साइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। एंड 13th को मैंने कहा था दो, हाँ, दोनों के मिलाकर हम आपको नाम दे देंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाने होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो फ्रॉम 14 को इतने बजे 4 to 5 ही आपकी क्लास होगी, और फिर आगे हम ऐसे ही चलेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे बेटा, गुड बाय फॉर नाउ।